नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश 2024 की तैयारी में। जी हां, फरीदाबाद में शुक्रवार से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जुट गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता वी सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी भी दी गई है। 11वें सत्र में जो 17 जुलाई को होगा, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई है, जिसमें उनका संबोधन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सत्र को संबोधित करेंगे। 15, 16, 17 जुलाई को फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत योग के साथ होगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जो 15, 16 और 17 3 दिनों तक चलेगा। और इस दौरान 15, 16 और 17 जुलाई को बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चलेगा। हरियाणा बीजेपी के नेता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिविर का शुभारंभ। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन होगा। आखिरी सत्र को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष संबोधित करेंगे। 15, 16 और 17 जुलाई को बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर फरीदाबाद में चलेगा। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। तो इसी खबर को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें मेहमानों का पैनल भी है। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों का पैनल का सबसे पहले आपसे तारुफ करवा दें। प्रवीण अत्रे जी हैं बीजेपी से और लखन सिंगला जी है कांग्रेस से। सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर में। डिबेट को ओपन करने से पहले मैं सबसे पहले संजय गुप्ता के पास जाना चाहूंगा। संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है प्रशिक्षण शिविर को लेकर आपके पास? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत शुभ अवसर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सूरजकुंड जो रहा है वो हमेशा से लकी रहा है। अभी कल
जो परिवहन मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं, और जी। मूलचंद शर्मा जी, प्रवीण अत्रे जी, गोपाल शर्मा जी, देवेंद्र चौधरी जो कि अपने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर है जो केंद्रीय मंत्री, उनके पुत्र हैं, इन्होंने कल एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इनका साफ तौर पे कहना था कि सूरजकुंड हमारे लिए लक्की है, ये 2024 की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, चाहे कितने भी चिंतन करे, कितना भी मनन करे, लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत पूरे साल भर झोंके रहती है। ये एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो पूरे साल चुनाव लड़ती है, यही मैं कहना चाहूंगा। हालांकि इसमें मीडिया का जो जाना है वो पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। कल प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया से भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाहती है। प्रवीण अत्री जी से मेरा ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। प्रवीण अत्री जी, डिबेट को ओपन करते हुए सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। ये जो हमारे सहयोगी संजय ने आपसे जो सवाल पूछा है उसी का जवाब देकर आप डिबेट की शुरुआत करिए। देखिए, ऐसा है कि इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है जी। ये पार्टी का एक प्रशिक्षण शिविर है, जैसा संजय जी स्वयं भी बता रहे थे। और पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के अंदर जो पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता हैं, सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जो शीर्ष नेता हैं, वो सब इस शिविर के अंदर भाग लेंगे। तो जब प्रशिक्षण शिविर पार्टी का होता है, उसके अलग अलग सत्र होते हैं, उस सत्रों के अंदर जो सीनियर नेता हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, वो अपना संबोधन देते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी, देखिए, विचार होता है राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, विकास के ऊपर विचार होता है, सैद्धांतिक विषयों पे विचार होता है, जो व्यवहारिक विषय उन पे विचार। तो ये पार्टी की अंदरूनी प्रक्रिया है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है, पार्टी कार्यकर्ताओं को आने वाले जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करके विषयों को बताती है, सरकार की योजनाओं को धरातल तक कैसे लेके जाना है, राष्ट्रीय स्तर पे बतौर नागरिक आपका योगदान क्या होना चाहिए। तो ये सब जो है पार्टी का अंदरूनी विषय है। तो इसमें ना तो कोई छुपाने वाली बात है और ना ही कुछ बताने वाली बात है। जैसे शुरुआत में एक प्रेस वार्ता करके मीडिया को जानकारी दे दी कि पार्टी एक शिविर लगाने जा रही है, जब शिविर का समापन हो जाएगा उसके बाद भी मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि किन किन विषयों पे बात हुई है, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, वो बाद में समाप्त के उस समय पे ऐसा होगा। ठीक है प्रवीण अत्री जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता लखन सिंगला जी के पास आना चाहूंगा। सिंगला जी, आप सहमत हैं अत्री जी की बातों से? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप आपकी आवाज मुझको मिल रही है। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या लखन सिंगला जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बताइए। जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। ऐसा है, जो ये शिविर लगा रहे हैं जी, मेरी एक अपील है खत्री जी से कि 3 दिन के शिविर के अंदर पहले दिन तो इस शिविर के अंदर पहला चिंतन शिविर ये चिंता होनी चाहिए कि 200 करोड़ का जो फरीदाबाद नगर निगम में घोटाला हुआ किस किस अधिकारी ने करा। ठीक जी हाँ। दूसरे चिंतन के अंदर यह चिंता होनी चाहिए कि कौन कौन विधायक व पार्षद इस 200 करोड़ की बेईमानी में, लूट में शामिल है। तीसरे दिन यह चिंतन होना चाहिए कि किस ठेकेदार ने 200 करोड़ रुपए का एक घोटाला करा, किन JSDO ने एस्टीमेट पास करे, वर्क ऑर्डर करे, फिर उनके बिल पास हुए, फिर नगर निगम के खाते से 200 करोड़ की पेमेंट हुई। चिंता तो इस बात की करनी चाहिए इनको, और चिंतन तो इस बात का करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर फरीदाबाद की MCA पर नगर निगम के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 1 रुपया भी जमीनी स्तर पे नहीं लगा। और उसके बारे में चिंतन हो तो मैं मानता हूं और मैं भाजपा का स्वागत करूंगा। ये तीनों दिन यही चिंतन करें। पहले दिन कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व है, दूसरे दिन कौन कौन पार्षद और MLA इन्वॉल्व है, और तीसरे दिन कौन कौन ठेकेदार फरीदाबाद को लूट कर खा गए, 200 करोड़ की लूट करिए, इसकी जांच करें, शिविर में इसका चिंतन करें। मैं इसके लिए भाजपा का स्वागत करूंगा। ठीक है प्रवीण अत्री जी, अब आपसे एक सीधा सवाल है मेरा कि अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। उन्होंने ये कहा कि हम 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2024 में, जो यूपी में लोकसभा की सीटें हैं। कल कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई यूपी में, केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है यूपी में, जो 14 सीटें पार्टी आपकी 2019 के इलेक्शन में नहीं जीत पाई थी।
और आज आपका यह प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, तो इसे एक महज एक संयोग माना जाए या ये उसी की एक कड़ी है? नहीं पांडे जी, आपकी बात में एक बात और जोड़ देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बाकायदा बिहार के अंदर जी अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है, हर विधानसभा क्षेत्र में जाके पार्टी के प्रोग्राम्स, पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाने की। जी भारतीय जनता पार्टी अकेला उत्तर प्रदेश या बिहार ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार सरकार की योजनाएं, सरकार के काम और पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। सरकार की योजनाएं पहुंचाना यह अलग बात है, जिन सीटों पे चुनाव हार गए वहां के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाना यह दूसरी बात होती है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं आपकी बात का जवाब कि पार्टी क्या 2024 की तैयारी की इसी मतलब इसी प्रशिक्षण शिविर से 2024 की तैयारियों में भी जुट रही है? देखिए, इस बात का जवाब तो देखिए संजय जी ने शुरुआती बात में ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो 24/7, जिसके कार्यकर्ता 24/7 लगातार चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ। भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह नहीं है जिनके नेता एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, केवल अखबार में एक बयान जारी करके कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं, केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, तथ्यों का ध्यान नहीं रखते। अब लखन सिंगला जी की बात ले लीजिए, हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उससे उधर जाके कहते हैं कि पार्टी को चिंतन करना चाहिए उस काम का जो काम सरकार का है, और जिस काम की सरकार ने जांच करवानी शुरू कर दी, जिसमें अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई। अब सिंगला जी का कष्ट ये है क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, क्या उसके अंदर बफोस कांड के ऊपर चिंता हुई? क्या उसके ऊपर जीप घूस कांड की चिंता हुई? क्या उसके अंदर मुंद्रा घूस कांड की चिंता हुई? और मैं लिस्ट गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी कांग्रेस के ऐसे कांड की। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि जो सरकार जिसके ऊपर जांच करवा रही है, गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसकी चर्चा पार्टी के चिंतन शिविर से सिंगला जी कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि वैचारिक रूप से किसी राजनीतिक दल का जब दिवाला पिट जाता है, वैचारिक रूप से जब कोई राजनीतिक दल धरातल में चला जाता है, अत्रे जी आपको रोकना चाहूंगा, दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी संजय। अत्रे जी, मैं अत्रे जी से बिल्कुल हमारे माननीय हैं लखन सिंगला जी, हमारे माननीय। मेरा एक अत्रे जी से बहुत बड़ा सवाल है, जब आरएसएस बीजेपी की साथ निभाती है, बीजेपी और आरएसएस इकट्ठे रहते हैं, आरएसएस हर चीज को ओपन करके चलती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे क्या काम करती है बंद कमरों में जो मीडिया के द्वारा जनता को नहीं दिखाना चाहती है? मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं संजय जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूं। संजय जी, ऐसा है जैसे प्रशिक्षण शिविर के बारे में आपने कहा, देखिए प्रशिक्षण शिविर में ना तो कुछ छुपाने वाला है ना कुछ दिखाने वाला है। जब प्रशिक्षण शिविर का समाप्त, देखिए हमने शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है, उसमें कितने सत्र होंगे, किस किस सत्र के अंदर किन किन का संबोधन होगा, किन किन विषयों पे चर्चा होगी, ये सारी बातें हमने अपनी शुरुआती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। अब जब समापन हो जाएगा तो समापन के बाद फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोग्रेस इस चिंतन शिविर में हुई है, किन विषयों पे चर्चा हुई है, निष्कर्ष क्या निकले हैं, वो भी बताएंगे। इसमें कुछ छुपाने जैसा तो कुछ नहीं है। अत्रे जी, लखन सिंगला साहब आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। जी सिंगला साहब बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है जी कि आखिर फरीदाबाद में जो चिंतन शिविर हो रहा है, जी हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद के अंदर कोई कॉलेज आया हो, मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल आया हो, कोई एयरपोर्ट आया हो, कोई फ्लाईओवर आया हो, कोई बाईपास आया हो, आखिर क्या चिंतन शिविर में किस चीज की चिंता करना चाहते हैं? चिंता तो फरीदाबाद की जनता को है, जिनके 200 करोड़ रुपए भाजपा ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का चिंतन शिविर है। अरे आपकी प्रवीण जी, पार्टी की सरकार है, यहाँ आपके ही लोग भाजपा के चुनकर यहाँ एमएलए मंत्री बने हुए हैं, और उनकी रहनुमाई के अंदर 200 करोड़ रुपए प्रवीण जी लूट लिए गए, उसके बारे में आपका कोई जवाब नहीं। ये देखो दुर्भाग्य की बात, फरीदाबाद का कोई भी विधायक उसके प्रति कोई बयान नहीं दे रहा कि 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, कौन खा गया 200 करोड़ रुपए। और उस जांच को आप कह रहे हो कि जांच हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। लखन सिंगला जी, आपकी इस बातों का जवाब अभी प्रवक्ता जी ने दिया था, उन्होंने ये कहा कि जांच जारी है, लेकिन अब गिरफ्तारी सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं कि बीजेपी, पैसा कहां गया? अत्रे जी एक मिनट, अत्रे साहब एक मिनट रुकिए। सिंगला साहब, सर ऐसा बात यह है कि ये इन्होंने बता दिया कि जांच चल रही है, लेकिन मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे ये करता हूं कि
बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रह रही है। आपको आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर 65 से 70 सीट कांग्रेस के आएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के सीएम बनेंगे, क्योंकि लोग उनको याद करने लगे कि फरीदाबाद के अंदर मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, दिल्ली बाईपास हो, सोना बाईपास हो, मेडिकल कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, IMT हो, फरीदाबाद के RMC रोड हो, पार्कों की बाउंड्री वाल हो, कैनोपी हो, झूले हो, बेंचेस हो, सारे विकास कार्य सिंगला जी, रहने वाली योजना हो। सिंगला जी एक चीज बताइए, इन्होंने खाली 200 करोड़ का घोटाला दिया है। सिंगला जी एक मिनट सुनिए, 200 करोड़ का घोटाला इन्होंने फरीदाबाद को दिया है, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ उसी तरीके से बन जाएंगे कि विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए? ऐसा आप भी राज्यसभा का मेंबर नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास सीटें होते हुए, तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात करा, क्योंकि तो विश्वासघात उस समय भी तो हो सकता है। यही तो कांग्रेस की दुखती रग है हरियाणा में। इसको लेकर क्या कर रही है पार्टी? राजनीति करती है। भाजपा MLA को खरीदने का काम करती है। भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। इनका तो बिकाऊ है क्या कांग्रेस के MLA? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो आप कह रहे हैं भाजपा खरीदती है, तो बिकता कौन है? आप ये देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार गिराने का काम करा। अपने पास तो इनके पास कुछ है नहीं, ये और पार्टियों के लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। संजय आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी संजय बोलिए। जी बिल्कुल, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है लखन सिंगला जी से। मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी सिंगला जी, संजय का सवाल सुन लीजिए एक बार। मेरा सवाल सुन लीजिए लखन सिंगला जी से। मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक नए प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को मिल चुके हैं, इससे पहले का शासन था है, आप संगठन खड़ा नहीं कर पाए। किस तरीके से आप सरकार बनाने की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा 75 पार जाएंगे हम लोग, वो जहां पे रुके उसकी बात छोड़ें। आपके पास संगठन नहीं है, बिना सेना के सेनापति आप हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते। संगठन कब तक तैयार होगा? आप समय सीमा निश्चित बताएं। मैं बताता हूं आपको। हरियाणा प्रदेश के उदयभान जी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, और आपको बता दें अगस्त लास्ट तक हमारा प्रदेश का संगठन डिक्लेयर हो जाएगा। सर अशोक तंवर जी जब से प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय से ना ब्लॉक का आपका संगठन है ना जिला का संगठन है आपका। जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे तब से है यही हालत है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में। परवीन अत्री जी से मेरा एक सवाल है, ये फार्मेसी घोटाले पे आपका क्या विचार है, जरा बताएंगे? जरा थोड़ा हंस के और खुश होकर बताएं इस पर क्या। सर अभी मुद्दे पे बात कर लेते हैं ना, 2024 की तैयारियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप इस पे बात कर लीजिए ना। मैं जवाब देता उसके लिए भी बात कर लेंगे। सिंगला जी, इस सरकार में जब भी कोई अनियमितता सामने आई है तुरंत एक्शन हुआ है। जो शामिल व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, उनको कानून के सामने खड़ा किया है। ये तो है मनोहर सरकार की कार्यप्रणाली। लेकिन अब आपके हुड्डा साहब की कार्यप्रणाली की बात करता हूं। आप ही की सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव ने खुलेआम ये कहा था कि हुड्डा सरकार के अंदर पटवारियों की नौकरी में धांधली हुई। क्या किया आपने? कैप्टन अजय यादव ने स्वयं मंत्री रहते हुए ये कहा था कि बिजली मीटर खरीद के अंदर घोटाला हुआ। क्या किया आपने? एक तरफ आपकी सरकार थी जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देती थी, भ्रष्टाचारियों को बचाते थे, एक तरफ मनोहर जी हैं, अगर एक जानकारी आ जाए तुरंत एक्शन होता है, गिरफ्तारी होती है। ये अंतर है। दूसरा अंतर लखन जी, आपने पूछा कि फरीदाबाद को क्या दिया। आप यहाँ पे चुनावी घोषणा पत्र की तरह लिस्ट गिराने लगे। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तब ये लिस्ट याद नहीं आई थी। बड़खल के अंदर ये हाईटेक बस स्टैंड बन रहा है, जाके देख लीजिएगा लखन जी। ऐसा बस स्टैंड अभी तक आपने किसी प्रदेश में देखा नहीं होगा। देखिएगा एक बार जाके, आपको पता लग जाएगा इस सरकार ने क्या किया है। जो सरकार ने, अभी मैं एक और उदाहरण देता हूं पांडे जी, ये सुनने वाली बात है। कल हुड्डा साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आंकड़े। मैं हैरान था, 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता हुआ व्यक्ति सरकार की आलोचना भी झूठ के सहारे कर रहा है। सत्यता नहीं है। कह रहे थे कि जीएसडीपी के मुकाबले जो कर्ज है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 27% हो गया है, जबकि आंकड़े तो चेक कर लीजिए। आपकी सरकार में जीएसडीपी के मुकाबले जो कर्ज है 25% था, वर्तमान सरकार में 23% से नीचे है। आपकी सरकार के अंदर राजस्व घाटा 2.5% से ऊपर था, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1.4% है। हुड्डा साहब को बताइए इन बातों को। आज पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपए है। आपकी सरकार जब गई थी मात्र 1,37,000 रुपए था। बताइए हुड्डा साहब को ये बातें।
तब हुड्डा साहब को समझ में आएगा और आंकड़े लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा करेंगे। झूठ के सारे ना बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, झूठे रख डाल आप पे, फैक्ट को लेके आए। अब आ जाती है कानून व्यवस्था की बात। हुड्डा साहब के लिए कह रहा हूं, ये भी हुड्डा साहब को कहिए एनसीआरबी के आंकड़े उठा ले। 2004 से 2014 तक ओवरऑल क्राइम में 555% की वृद्धि थी। लखन सिंगला जी, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए। महिलाओं के प्रति अपराध में आपकी सरकार में 174% की वृद्धि थी, आंकड़े उठा के देख लीजिए। और वर्तमान सरकार की स्थिति 37%। ये अंतर है मनोहर सरकार में और कांग्रेस सरकार में। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लगातार झूठ का राग लाते हैं। जनता समझती है, जनता देख रही है। अत्रे साहब, हुड्डा साहब ने पीसी की उस पर आपने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। सिंगला साहब 1 मिनट रुकिएगा। लखन सिंगला साहब 1 मिनट रुकिएगा। लखन सिंगला साहब 1 मिनट रुकिएगा। प्रवीण अत्रे जी, आपसे मेरा यह सवाल है कि आपने पिछले 5 साल शासन किया था प्रदेश में, सरकार आपकी पूर्ण बहुमत की थी, लेकिन इस बार सीटें कम क्यों हो गई? इस पर भी मंथन होगा क्या इसमें प्रशिक्षण शिविर में? पांडे जी देखिए, ऐसा है राजनीति के अंदर आपको अपनी सरकार 50-50 करनी पड़ गई। नहीं, मैं बताता हूँ पांडे जी। 2014 के चुनाव में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 33% मत मिला था। जी हाँ। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 36% से कुछ ज्यादा मत मिला, मतलब पहले के मुकाबले 3% ज्यादा मत। तो पांडे जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि 5 साल सरकार चलाने के बाद मनोहर जी को पहली बार से ज्यादा मत अगर मिलते हैं, तो इसका मतलब जनता ने ज्यादा मनोहर जी की नीतियों को स्वीकार किया। संजय कुछ जोड़ना चाहते हैं, संजय सवाल में कुछ जोड़ना चाहते हैं, सुनिए। पांडे जी पूछना चाहता हूँ, मैं अत्रे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं होडल विधानसभा में हूँ। मैं अभी यहाँ पे इनका जो भाजपा का जो प्रत्याशी था वो 5वें नंबर पे रहा। जो आपका जो बागी था वो चुनाव जीत गया। आपको कितने % वोट मिले नगर परिषद चुनावों में, और जिला परिषद चुनावों में कितने वोट मिलने की आशंका है? पंचायत चुनावों में कितने वोट मिलने की आशंका है? अत्रे जी, इस पे और प्रकाश डालें। देखिए, निकाय चुनाव की अगर आप संजय जी बात कर रहे हैं, तो वो पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी और ना जीतने वाले प्रत्याशी सबका मत अगर मिला दे तो लगभग 47% मत मिला है भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव। संजय जी, आपने यहाँ पे बड़कल के उम्मीदवार का जिक्र किया जो अपना चुनाव हार गया, लेकिन आपको जब आप ये जिक्र कर रहे हैं तो ये भी बताना चाहिए कि जिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने और पार्षदों ने क्लीन स्वीप कर दिया, तो हमें थोड़ा सा उनका जिक्र भी कर लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं जिक्र करता हूं, कालका के अंदर हमारा प्रत्याशी लगभग 9,000। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, आपको रोकना चाहूंगा। लखन सिंगला साहब, फाइनल कमेंट दीजिए अपना। अच्छा पांडे जी। जी हाँ, पहले तो मेरी बात को ये जवाब ये दे, मैं पूछ रहा हूँ जो मेरा सवाल है ना उसको ये घुमाने की कोशिश कर रहे। मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी के नाम पर 14 से 22 तक 8 साल में खाली एक बस स्टैंड ही ला पाए, और क्या लाए वो तो बताइए जरा प्रवीण जी, बताइए ना। ऐसे क्या लाए पांडे जी? सुनो, पूरा फरीदाबाद बारिशों में 4-4 फुट पानी भर जाता है, सारा शहर सेक्टर डूब जाते हैं। एक बस स्टैंड को गिरवा रहे हो 8 साल के अंदर। लखन जी सुन लीजिए, प्रवीण जी सुनिए। आप ये देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बनी मेट्रो पर लोग सफर कर रहे हैं, उनके बनाए हुए फ्लाईओवर पर लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनके बनाए हुए जो गुड़गांव सोना बाईपास पर लोग गाड़ियां चला रहे हैं। कैली बाईपास देखो, IMT के अंदर देखो कितने बड़े बड़े उद्योग लग गए, मेडिकल हॉस्पिटल देखो, मेडिकल कॉलेज। क्या आप एक स्टैंड की बात कर रहे हैं? हो गया लखन जी, अब मैं बताता हूँ, सच्चाई से आपको वाकिफ कराता हूँ। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। वक्त की हमारे पास कमी है, प्रवीण अत्रे जी रोकना चाहूंगा आपको। चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। लखन सिंगला साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय गुप्ता, आपने भी काफी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और काफी अहम मुद्दे उठाए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और प्रवीण अत्रे ने कहा कि उनकी पार्टी 24/7 चुनावी मोड में रहती है। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में को देते हैं यहीं पे विराम, और आप बने रहिए हर खबर के साथ।